फिर से आज बात कर रहे हैं तुगलक वंश की। तो तुगलक वंश और उसके बाद देखेंगे अगला वंश। तो ध्यान से देखना जरा, ये लिस्ट आपको दिख रही होगी। इतने शासक हैं जिसमें से हमें 3 को पढ़ना है, बाकी के केवल हम नाम बता दे रहे हैं। तो आप देख रहे होगे ये जो लिस्ट बनी है इस तरह से आपको देखना है। तो सबसे पहले है गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद जो है आप पढ़ पा रहे होगे फिरोज शाह तुगलक, और तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर, मोहम्मद शाह, हुमायूं खां और महमूद शाह। इतने रहे हैं, हमें जिसमें से शुरू के 3 पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। और तुगलक वंश के बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हैं, आप आराम से क्लास को सुनते रहें। गयासुद्दीन का असली नाम जो था वो था गाजी मलिक। मंगोलों को बार बार उसने हराया था, इस वजह से उसको मलिक उल गाजी की पदवी प्रदान थी। उसका मानना एक अलग तरह से था। उसका मानना था कि अगर आपको राजस्व बढ़ाना है, मतलब सरकार का पैसा या कर बढ़ाना है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों पर बोझ डालते जाओ। उसके लिए अच्छा ये होगा कि भू राजस्व से ज्यादा आप उत्पादन पर काम करो। तो उसका मानना ये था कि उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कर भी बढ़ेगा, और ये मानने वाला वह एकमात्र शासक था। यही कारण है कि पहली बार वो नहर निर्माण, भारत में पहली बार नहर निर्माण जो करवाई वो गयासुद्दीन तुगलक ने ही करवाई। खुसरो जो है महान, उसके लिए अलग से वीडियो है और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अमीर खुसरो ने उनके लिए लिखा है, सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रहता था। क्लियर है? इतनी बड़ी बात जो है खुसरो ने लिखी थी गयासुद्दीन तुगलक के लिए। क्लियर है? उसका पुत्र का नाम था जूना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से फेमस हुआ। यह राजमुंडी अभिलेख में जूना खां को विश्व की खान कहा गया है। ठीक है, राजमुंडी जो अभिलेख है उसमें जूना खां को विश्व का खान जानते हो, है ना, खान कहा गया है। ठीक है, अफगानपुर में जूना के पिता की लड़ाई, देखो अफगानपुर था, वहां पर उसने पिता के लिए लकड़ी का महल बनवाया था। क्लियर है? और इसी लकड़ी के महल में इसके पिता मतलब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब कई इतिहासकार मानते हैं कि ये मृत्यु करवाई गई थी, या कई मानते हैं और उसका मानना था कि ये अपने आप हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि अब पिता की मृत्यु हो जाती है तो निश्चित रूप से जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक जो है गद्दी पर बैठता है। इतिहास में इसे मूर्ख और बुद्धिमान शासक कहा जाता है। इसके अन्य नाम है रक्त पिशाचु, पगला, स्वप्नशील, इस तरह से कई इसके नाम हैं। अब देखो इसकी घटना क्या हुई। इसने क्या किया कि जैसे ही चांदी की कमी हुई तो चांदी के सिक्के इसने बंद कर दिए और उसकी जगह पर तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए। तो पहली बार तांबे और कांसे के सिक्के इसी ने चलवाए। तो क्वेश्चन आप जरूर बनाते जाएं मेरे इस लेक्चर से। क्लियर है? तो इसने क्या किया, अब जनता को पता था, देखो इसने क्या कह दिया कि ये जो तांबे और कांसे के सिक्के हैं ये चांदी के सिक्के के बराबर। तो जनता ने क्या किया, इसके नकली निकाल दिए, है ना, और चांदी को रख लिया। तो इससे क्या होगी, अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई। इससे कई बार उसके शासन में विद्रोह का कारण भी यही बना कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमा गई थी, क्योंकि उसने इस तरह के सिक्के चलवाए थे जो कि बाजार में काफी कम मूल्य के थे। क्लियर है? आगे अब कृषि के लिए इसने एक अच्छा काम किया था, दीवाने कोही बनवाया था, एक डिपार्टमेंट बनवाया था। ठीक है, कृषि के लिए। अच्छा, इसने जैन विद्वान थे राजेश्वर को पूछा जाता है, राजेश्वर जो जैन विद्वान थे उनको संरक्षण किसने दिया? उनको मोहम्मद बिन तुगलक ने संरक्षण भी दिया था। एक विद्रोह के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इसका जो चचेरा भाई होता है फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद महान इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूं जो कि विद्वान थे, उन्होंने लिखा था इसके लिए कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। क्वेश्चन ये आता है किसके लिए कहा गया था यह लाइन, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि तुगलकी फरमान अपन कई बार कहते हैं, बिना तर्क, तुक यानी होता है बिना तर्क का। तो इस तरह से कई सारी चीजें उसने की थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो चचेरा भाई है फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है और ये सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लेकर आता है। जजिया कर के बारे में डिटेल में वीडियो मैं अखबार में आपको बता दूंगा, तो पूरी आपको हिस्ट्री जजिया कर की क्लियर हो जाएगी। ये जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर लगाता है। इसने मंदिर भी तोड़े और सबसे प्रमुख जगन्नाथ मंदिर तोड़ा था, है ना। तो इतिहास में अगर कभी पूछा जाए कि जगन्नाथ मंदिर किसने तोड़ा था तो नाम आता है फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर है? कौन था? तो चचेरा भाई था। किसका चचेरा भाई? मोहम्मद बिन तुगलक का। इसके बाद इसने 4 से 5 तरह के नए कर लगवाए। इसमें सबसे पहले था खराज।
खराज मतलब क्या था, लगान पर लगता था। लगान आपने देखी होगी पिक्चर तो समझ गए होंगे। इसके बाद था खुम्स, तो लूट का माल होता था। खराज, खुम्स, जजिया, जकात और सुबुर, ठीक है, ये सारे जो चारों दिख रहे होंगे वो चारों पर मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो खुम्स जो लगता था लूट के माल पर लगता था, जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगता था, जकात मुसलमान पर की आय पर लगता था, लेकिन ये पूरा खर्च मुसलमानों पर ही होता था। इसके बाद किसानों पर सुरब चालुक्य जो सिंचाई का कर होता था, ठीक है। तो इसने कई आर्थिक सुधार किए। तो कुछ एक इतिहासकार इसे सल्तनत का अकबर, सल्तनत काल जो चल रहा है हमारा उसका अकबर भी कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। अब और समझ लो जरा, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की चौथी माला की मरम्मत करवाई थी, क्लियर है, और 5वीं मंजिल बनवाई। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, पिछली बार चर्चा कर चुके हैं और भी बता देंगे आपको, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि कुतुब मीनार की डिटेल जानकारी, तो आपको वीडियो में जो लिंक दी गई होगी उस लिंक का वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगी पूरी जानकारी, खासतौर से कुतुब मीनार की। अच्छा, महिला और बच्चों की सहायता के लिए इसने दीवाने खैरात वाला जो डिपार्टमेंट बनवाया था, ठीक है, जो महिला और असहाय बच्चे होते थे उनके लिए खास, और जो महिलाएं किस तरह से जो विधवा महिलाएं होती थी उनके लिए खैराती अस्पताल बनवाए। तो जो, और खैराती अस्पताल का नाम था दारुल सफा, है ना। रोजगार कार्यालय, मैरिज ब्यूरो, लोक निर्माण विभाग, ये 3 चीजें इसी की थी। पहली बार मैरिज ब्यूरो इसके समय से इंट्रोड्यूस हुआ, रोजगार कार्यालय, ठीक है, लोक निर्माण विभाग, ये सारी चीजें इसके बारे में हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं अगले वंश की, जिसका नाम है सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। ये खुद को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज कहता था कि ये मैं खुद पैगंबर साहब का वंशज हूं, मतलब उन्हीं के वंश का हूं। इसने बाहिया बिन अहमद सरहिंदी व्यक्ति थे, इनकी किताब काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से नाम बोल रहा हूं, बाहिया बिन अहमद सरहिंदी को आश्रय दिया था और इन्होंने, सरहिंदी ने किताब लिखी थी तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही, जिसमें सैयद वंश का वर्णन है पूरा और इस तरह का ये वर्णन मिलता है। इसके बाद मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठे, जो कि सामान्य शासक थे जिनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगला वंश है सैयद वंश की। अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को राज त्यागने के बाद बहलोल लोदी गद्दी पर बैठा और लोदी वंश की स्थापना की। यह अफगानी था। सिकंदर लोदी इसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसका सिकंदर लोदी का रियल नाम था निजाम खां। सिकंदर लोदी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इसने भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना लगाया। तो क्वेश्चन आंसर है गजे सिकंदरी किसने पैमाना दिया था, तो आपको याद रखना है सिकंदर लोदी, क्लियर है। 1504 में सिकंदर लोदी ने ही आगरा नगर की स्थापना की और 2 साल बाद आगरा को, मतलब 1506 में 2 साल बाद इसे राजधानी घोषित कर दिया। इसने कुतुब मीनार की अंतिम रूप से मरम्मत कराई। इसके बाद कुतुब मीनार में किसी ने भी हाथ नहीं लगाया इस तरह से प्रत्यक्ष रूप से, खास तौर से सल्तनत काल में। इब्राहिम लोदी इसके बाद गद्दी पर बैठा। 1526 में इसने बाबर के साथ युद्ध लड़ा, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई और उस मृत्यु के बाद एक तर्क जरूर दिया जाता है कि इब्राहिम लोदी के पास हाथी सेना थी और बाबर के पास घोड़े की सेना थी। जो चेस खेलते हैं, शतरंज, वो समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण पार्ट होता है चेस के समय। ये लाइन यहीं से निकली थी, क्लियर है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ से सल्तनत काल खत्म होता है और मुगल काल का आरंभ होता है। अगली क्लास में मिलेंगे मुगल काल के साथ। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें